50 करोड़ लोग जो देश की बैंकिंग अर्थव्यवस्था से जुड़े नहीं थे, प्रधानमंत्री जी को देखकर, उनकी कार्यशैली को देखकर लगता है कोई आदमी 24 घंटे देश का हित कैसे हो। तुम ही बनाओ तेजस, फाइटर एयरक्राफ्ट अब इंडिया में बनेगा। अभी ये तो नहीं कहा मोदी जी ने कि हम सारे घर का तुम्हारा खर्चा हम ही चलाया करेंगे। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब जनता ने उम्मीदों का एक विशाल आकाश देखा था। अच्छे दिनों की कल्पना, विकास की गति और एक मजबूत नेतृत्व की आशा। साल 2019 में दोबारा प्रचंड बहुमत से वापसी कर पीएम मोदी ने भरोसे को और पुख्ता किया। अब जब मोदी सरकार ने अपने शासन के 11 साल पूरे कर लिए हैं, सवाल उठता है, इन वर्षों में देश ने क्या पाया और क्या खोया? क्या ये 11 साल भारत को वैश्विक मंचों पर एक नया कद दिलाने वाले साबित हुए, या क्या ये समय काल बेरोजगारी, महंगाई, ध्रुवीकरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं की चुनौतियों से भरा रहा? उज्ज्वला, आयुष्मान और जनधन से लेकर नोटबंदी, CAA और किसान आंदोलन तक, इस रिपोर्ट शो में आज हम करेंगे एक निष्पक्ष और व्यापक मूल्यांकन। हमारे साथ होंगे विश्लेषक, पक्ष विपक्ष के प्रवक्ता और वो आम जनता जिनकी जिंदगी पर इन फैसलों का सीधा असर पड़ा। सवाल बड़े हैं, जवाब और भी बड़े होंगे। तो आइए देर न करते हुए सीधे शुरू करते हैं सवाल जवाब। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई की एक ऐसे ज्वलंत विषय पर आपने जी आज प्रश्न पूछने और चर्चा करने का विचार बनाया। जी सर, पीएम मोदी जी काफी सालों से सत्ता में विराजमान है। 11 साल पूरे हो गए आज उनको। देश पूछ रहा है, लोग पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है कि पीएम मोदी का 11 साल का कार्यकाल और उनकी उपलब्धियां। तो सर, सवाल सबसे पहला मेरा ये है, मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सफल रही है क्या? सही मायने में सही? दो पहलू होते हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत करने के दो पहलू होते हैं। नंबर एक कि पूरी ओवरऑल देश की अर्थव्यवस्था कितना आगे बढ़ी, और दूसरा पहलू होता है कि उसका फायदा आम जनता को कितना हुआ। दोनों सवाल आपने पूछ लिया। अब आप याद करिए कि एक बहुत पहले जब नए नए प्रधानमंत्री जी बने थे तो उन्होंने योजना चलाई जनधन खाते जी। 50 करोड़ लोग जो देश की बैंकिंग अर्थव्यवस्था से जुड़े नहीं थे, उन्होंने कहा चाहे जीरो बैलेंस पर खाते खोले जाएं, लेकिन इनके खाते खोले जाएं। 50 करोड़ लोगों के, बहुत बड़ी संख्या थी कि 140 में से 50 करोड़ लोग छूटे हुए थे, उनका बैंक से और अकाउंट से कोई मतलब ही नहीं था। अब बताइए क्या हुआ? लोगों ने कुछ मजाक भी बनाया कि खाली खाता खोल देने से क्या होगा, इससे क्या मिलेगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना जो बनाई गई कि जिसको जो मिलना है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन है, चाहे विकलांगता की है, दिव्यांगता की, चाहे वो किसान सम्मान निधि है, चाहे मजदूरों का पैसा है, 176 करोड़ रुपए इन DBT के माध्यम से इन जनधन खातों में भेज दिए गए। पहले शिकायतें आ रही थी कि नहीं खुला तो है पर पहुंचता नहीं है। अब पहले आपने कोई नाम नहीं सुना होगा। जब 2019 का चुनाव जीते तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उसके 10 दिन के बाद योजना लाई, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए प्रति जो मध्यम और सीमांत किसान है, गरीब किसान है, उनके लिए साल में दिए जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू देयर अकाउंट। लोगों ने कहा कि बताइए, अभी अब तो चुनाव जीत ही गए थे, अब ना भी योजना लाते तो भी कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात होती है कि प्रधानमंत्री जी को देखकर, उनकी कार्यशैली को देखकर लगता है कोई आदमी 24 घंटे देश का हित कैसे हो, इस बात में बिल्कुल कृत संकल्प बैठा है, कैसे और आगे, कैसे और आगे। और अर्थव्यवस्था की बात बताऊं तो जापान को पीछे छोड़कर अभी चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गया। अब बताइए ये कितना मेहनत की गई होगी इन कामों के लिए। और GST, आपने सुना हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, रिकॉर्ड 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ तक पहुंच गई ये फिगर। कितनी महीने की फिगर?
2 लाख करोड़। तो अब पैसा कहां जा रहा है? उसी का परिणाम है कि जब राफेल खरीदे जा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि नई नई पनडुब्बी खरीदी जा रही हैं। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि क्या मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों से आम जनता को लाभ पहुंचा है, और अगर पहुंचा है तो किस हद तक पहुंचा है? सरकार ने इस पर क्या क्या और लाभ दिए हैं? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लोगों को बैंक से पैसा देकर सरकारी कंपनियों को कहा गया तुम ही बनाओ तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, अब इंडिया में बनेगा। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनेगी। ये योजनाएं पहले किसी ने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि मजबूत करने के लिए। अब आज भारत असलहों का बड़ा भारी एक्सपोर्टर है। तमाम अफ्रीका के देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो सब खरीद रहे हैं कि हमको दे दो। तो अब भारत उसमें ये देख रहा है कि इसको देना हमारे हित में रहेगा। बेचने के तो बहुत लोग तैयार हैं खरीदने के लिए। इसी तरह जो लोगों को मजबूत करने के लिए आपने सुना होगा कि देश आधुनिक भी बने और मजबूत भी बने। तो कैसे कि हर किसान को गांव तक में कि रूफ टॉप सोलर पैनल 1,08,000 रुपए हर परिवार को मिलेंगे कि तुम अपना सोलर पैनल लगाओ तुम, फायदा तुमको, लेकिन पैसा सरकार देगी। 1,08,000 रुपए प्रति परिवार। इसी तरह आपने सुना होगा पीएम आवास योजना। कोई भी गरीब आदमी उसको पीएम आवास योजना के अंतर्गत जमीन है उसके पास तो 3.60 लाख रुपए दे दिए जाएंगे कि तुम अपना घर बनाओ। अगर कुछ नहीं, जमीन भी नहीं है तो तुमको फ्लैट दे दिया जाएगा। आवास विकास योजना, सम्मान। और ऐसा नहीं लगातार कि खाली योजना बनाई गई, अब तक लगभग 7 करोड़ लोगों को आवास मिल चुके। अब सोचिए एक आवास में 5-6 लोग भी अगर रहते हैं तो 35-40 करोड़ लोगों को रहने की व्यवस्था सरकार ने कर दी। फिर अब ये जो आप कह रही हैं कि लोगों को सशक्त करने की, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फिर आयुष्मान कार्ड, यानी लोग बीमार पड़ जाते थे, गंभीर बीमारी हो जाती थी तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता था। तो ये योजना बनाई गई कि हम देश के लगभग 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना में कवर करेंगे कि उनका गंभीर बीमारी में फ्री इलाज। तो कार्ड बांटे गए और अब तक आप खुश होंगी जानकर के 35 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बांटे जा चुके हैं। और ये क्या है, तमाम प्राइवेट अस्पतालों में भी छूट दे दी गई कि वहां करा लो इलाज। यदि बीच बीच में कुछ दुरुपयोग की बातें आती रहती है कि अस्पताल वाला जो है फर्जी बिल बनाए दे रहा है, लेकिन अब इसके कारण योजना थोड़ी ड्रॉप की जा सकती है। जन कल्याण की योजना है। फिर आपने देखा होगा कि कैसे हम देश को और आगे बढ़ावें, तो बहुत सारा हमारी गाड़ियों में, कारों में और जीपों में सब में तेल खर्च होता था। तो योजना बनाई गई इलेक्ट्रिक व्हीकल बन जाएं और उससे आगे सोलर पावर से चलने वाले व्हीकल बन जाएं। बड़ी तेजी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्कूटी, मोटरसाइकिल, 4 पहिया गाड़ियां तेजी के साथ आ रही हैं। और जैसे अर्थव्यवस्था की अगर और आगे बात करें तो आपने सुना होगा कि समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग, जिनके पास पैसा नहीं होता था, तो उनके लिए उज्ज्वला गैस योजना चलाई गई थी। गांव-गांव में गैस के सिलेंडर बांट दिए गए कि हमारी गांव में रहने वाली माताओं बहनों को जो लकड़ी का धुआं रोटी बनाने में उनकी आंखों में लग जाता है वो न लगे। गैस फ्री गैस बांटी गई, फ्री गैस के सिलेंडर बांटे गए। फिर आपने सुना होगा कि हर घर बिजली की योजना चलाई गई। और आप ताज्जुब करेंगे आज देश में कोई गांव नहीं बचा जहां पर बिजली का कनेक्शन ना पहुंच गया हो। सर गैस तो बांटेगी, लेकिन कई गृहिणियां शिकायत करती थी कि मोदी जी ने गैस तो दे दी, सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन महंगा इतना हो गया है कि हम ले ही नहीं पाते, फिर से चूल्हा जलाना पड़ता है। अब ये उसके लिए सुनिए कि जो उन्होंने कहा कि अभी ये तो नहीं कहा मोदी जी ने कि हम सारे घर का तुम्हारा खर्चा हम ही चलाया करेंगे। और एक दुरुपयोग भी नजर आया जब कोविड काल में लगभग लोगों को जान बचाने के लिए 80 करोड़ लोग, सोचिए 140 में 80 करोड़ को फ्री राशन
कभी आपने ये योजना आप पहले नहीं सुनी रही होगी। और सरकारों काल में मोदी जी ने 80 करोड़ को फ्री राशन देना शुरू किया। यद्यपि लोगों ने कहा कि अरे बेचे ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं लोग, कोई फायदा नहीं है, लेकिन सच बात ये थी कि अगर वो पैसा उनको बेच भी ले रहे हैं तो भी उतना सबसे गरीब लोगों को ये राशन पहुंच रहा है, कुछ तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। तो नीयत सरकार की ये थी कि लोगों को, आम आदमी का भी जीवन स्तर और ऊपर उठे। फिर आपने सुना होगा कि जो आपने कहा कि मोदी जी ने गैस तो दे दी, सिलेंडर दे दिया, गैस नहीं दिया। तो वो गैस की हालत ये हुई कि आप रोजगार के लिए कि जितने बच्चे ज्यादा से ज्यादा कौशल विकास मिशन योजना चलाई गई और कौशल विकास मिशन के माध्यम से जगह जगह लोगों को प्रेरित किया गया कि आप अपने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर चलाओ, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर। और वो जो देहात के लिए आपको याद होगा कि मनरेगा जो स्कीम थी वो ऑलरेडी चल रही है, उसमें कोई रोक नहीं हुई। और शहरी बेरोजगारी दूर करने के लिए कौशल विकास मिशन और आजीविका मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत तमाम महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवा के, उनका यही काम है, महिलाओं को प्रेरित करते हैं, कोई भी फल संरक्षण का काम करो, चाहे वो चिप्स पापड़ बनाओ, चाहे सॉस बनाओ, चाहे कोई भी चीज जो देहात की चीज है, वो उसी योजना में जो है उसके तहत आप काम करें। तो इतना ज्यादा काम उसमें, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर सरकार उसमें बैंकों के माध्यम से मदद भी दे रही है, पैसा दे रही है। तो बहुत काम हुआ है। आप ताजुब करेंगी कि जब आप सब्जी बेचने वाली औरत को मोबाइल लिए बैठे देखती हैं और वो QR कोड लेकर बैठती है, इसमें पेमेंट कर दीजिए, तो आपको नहीं लगता कि ये भारत की एक न केवल व्यावसायिक क्रांति है, डिजिटल रिवॉल्यूशन? बिल्कुल नई एकदम तकनीक के साथ इंडिया आगे बढ़ा। मेक इन इंडिया कहना गलत नहीं होगा। तो क्या न्यू इंडिया की परिभाषा सबको साथ लेकर चलती है सर? अब आप जो नारा उन्होंने दिया था प्रधानमंत्री जी ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस योजना के तहत कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी प्रकार का भेदभाव, चाहे मकान देने में, चाहे गैस देने में, चाहे वो आयुष्मान कार्ड देने में, कि किस जाति का है या किस धर्म का है, कोई भेदभाव। बातें भले कुछ सिरफिरे लोग इधर उधर की करें कि अरे मैं इस बिरादर का हूं, मैं इस धर्म का हूं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भेदभाव आपने नहीं सुना होगा कि इसलिए नहीं कार्ड बन रहा कि वो इस धर्म के, इस जाति के। सर अगला सवाल ये है कि क्या ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी किया जा रहा है? हुआ क्या है कि आपको याद होगा सन 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे मोदी जी, तो उन्होंने कहा था कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिन लोगों ने तमाम घूस कमीशन खाकर रिश्वतखोरी करके अपनी तिजोरियां भरी हैं, इन पर कार्रवाई होगी और जरूर होगी। क्यों? कि देश को भ्रष्टाचार के रास्ते में, कमीशन खोरी के रास्ते से जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक सही विकास नहीं हो सकता। अब हुआ क्या, विडंबना क्या थी कि जो उस समय के कमीशन खोर थे, सत्ता में थे, जब उनकी जांचें शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि अरे विरोधियों पर हुआ है, सत्ता पक्ष में नहीं हो रहा। हुआ क्या कि जो सत्ता पक्ष में तो विरोधी पक्ष में थे। सन 2014 के पहले तक जो विरोधी पार्टी थी वो सत्ता में आ गई। तो जो आपको याद होगा कि 2G घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, भारी, जिसको चाहो उसको कोयले की खाने दे दो। फिर आपको हुआ कि वो कलमाड़ी जी का दिल्ली का वो खेल कूद घोटाला, ऐसे लाखों करोड़ों के घोटाले। अब जब उनमें कार्रवाई हो रही है तो कह रहे हैं लोग कि विरोधी पार्टी पे कर रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। अरे भाई, तो ईडी सीबीआई थोड़ी करती है। जो जांच पहले प्रारंभिक, ये नहीं जानते लोग, पहले प्रारंभिक जांच होती है, कोई दरखास्त पड़ती है, उस पर प्रारंभिक जांच होती है। प्रारंभिक जांच में जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसमें घोटाला हुआ, तब ओपन इंक्वायरी होती है। तो ये सिस्टम लोग नहीं जानते, वो समझते हैं कि एकाएक विरोधी पार्टी में हो रही। अरे वो इसलिए हो रही कि तुमने बेईमानी गड़बड़ी करके लाखों करोड़ों रुपए रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी से इकट्ठा किए थे, इसलिए हो रही है। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि मोदी जी के 11 सालों का रिपोर्ट कार्ड 2029 के चुनाव जीतने के लिए काफी है क्या? मैं समझता हूं कि
जिस प्रकार से जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में इतना काम मोदी सरकार ने कर दिया है कि लोग स्वयं आश्चर्यचकित हैं। यहां तक कि भारत के ही नहीं, भारत के बाहर के लोग जो हैं कहते हैं भाई भारत की जो आर्थिक प्रगति की स्पीड है 7% से ऊपर जा रही है। दुनिया में कोई देश इतने तेज तरक्की नहीं कर रहा। अब आपने सुना होगा कि इतना ही नहीं, ट्रेनों के मामले में आपने सुना होगा वंदे भारत एक्सप्रेस एकदम से जो बड़ी भारी कमी थी ट्रेनों की देश में, तो आज की डेट में 136 ट्रेनें वंदे भारत नहीं चल गई। बुलेट ट्रेन का काम अहमदाबाद बंबई इतनी तेजी से चल रहा है। हवाई अड्डों का हाल यह है कि आपके प्रदेश के अंदर छोटे छोटे शहर जहां कभी कोई कल्पना नहीं कर सकते थे, गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, उधर जेवर एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, बरेली, मतलब कोई एरिया नहीं छूटा जहां पर खास शहर है तो वहां एयर कनेक्टिविटी। फिर आपने देखा होगा कि जो कोविड में जो वैक्सीन बनाई गई वो अपने ही देश में नहीं, दुनिया के तमाम देशों में तत्परता से प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके फैक्ट्री में कैसे बना रहे हो, जल्दी बनाओ, बढ़िया बनाओ। तो इस प्रकार की रुचि लेने का काम, फौजें ऐसे ही नहीं उच्च मनोबल से लड़ती हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी की होली दिवाली कहां मनती है? आर्मी कैंप में, कभी कश्मीर में, कभी गुजरात में, कभी राजस्थान की सेना के बॉर्डर पर, वहां। फिर आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने तमाम मुस्लिम महिलाएं जो शिकायत करती थी कि 3 तलाक के कारण हमें छोड़ देते हैं लोग, बस बोल देते हैं तलाक तलाक तलाक, और हम तो परेशान हो जाते हैं, हम कहां जाएं। अब नई शादी कर लिया उन्होंने तो 3 तलाक का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। नहीं भाई, ये गलत है। उसी तरह जो बाहर से अंतरराष्ट्रीय तमाम लोग कहते थे मोदी जी बाहर बहुत जाते हैं, और उसी बाहर जाने का इतना फायदा हुआ कि आज दुनिया में भारत को एक बड़ी ताकत, विश्व गुरु बनने का जो सपना देखा था उसकी ओर बड़ी तेजी के साथ। अब पुतिन भी उसी तरह मोदी जी को मानते हैं और ट्रंप भी उसी तरह खड़े हो जाते हैं कि भाई मोदी जी सबसे। और ये भी है, सीनियरिटी देखें तो 11 साल अभी किसी प्राइम मिनिस्टर को दुनिया में नहीं हुए, किसी प्रेसिडेंट को नहीं हुए। तो दुनिया में यानी कि अंदर भी और बाहर भी दोनों मोर्चों पर मोदी सरकार व्यापक सफल है। और आपने वो सुना होगा एक ब्रिक्स नेशन, जिसमें रशिया, भारत, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यानी सोचिए रशिया चाइना के साथ भी भारत का तालमेल, बैठक उठक। और दूसरी तरफ क्वाड कंट्रीज जिसमें अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। और तो ये देखिए कि कैसे ये दोनों गुटों में कि अब अभी G7 का नाम आया, ग्रुप 7, भारत उसका मेंबर नहीं था, वो पूरी तरह पश्चिमी देशों की संस्था है, लेकिन वो भारत को बुलाते हैं, आइए आप भी हमारी मीटिंग में आइए। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि आपके 140 करोड़ लोगों की ताकत अब उनको दिखाई पड़ती है। पहले क्या था कि भारत की जनसंख्या एक बोझ थी। सर, अगला सवाल ये है कि मोदी सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर वादे पूरे किए हैं और किस हद तक किए हैं? कहां पे लोगों को रोजगार की सुविधाएं अभी तक मिल चुकी है? आपने नाम सुना होगा नई शिक्षा नीति, अब वो लागू हो गई। अब नई शिक्षा नीति में यह है कि एक एक बच्चे को कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर पढ़ा दी जाएगी जिससे रोजगार पाए। ये है नई शिक्षा नीति, अब लागू हो गई। कुछ भी सीखिए, कंप्यूटर सीखिए, AI सीखिए, खेती सीखिए, सिंचाई सीखिए, स्किल डेवलपमेंट वो शिक्षा में जोड़ दिया गया। अब कोई स्टूडेंट जो आपको पढ़ता मिलेगा वो रोजगार वाला एक विषय जरूर पढ़ेगा, जिसमें इंटरेस्ट है उसको उस चीज की स्किल। बिल्कुल। फिर आपने कभी गौर किया हो हाईवेज के निर्माण में कितनी तरक्की हुई कि पहले इस तरह की सड़कें कभी देखने को नहीं मिलती थी। जैसे कभी आप जाइएगा दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, फिर वहां से ये लखनऊ, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस यहाँ से बलिया तक। लोग कहते थे बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, अब उसी बलिया में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ऐसा बढ़िया बना है। इतना ही नहीं, देश के सारे महत्वपूर्ण हिस्सों में कि बढ़िया सड़कें, जब कनेक्टिविटी बढ़िया होगी। फिर दूसरी योजना जो चलाई गई है कि हर खेत को पानी मिले,
और हर घर को स्वच्छ पानी पीने को मिले, हर घर नल से जल। आप सोचिए कि कितना ये कहां से चमत्कार हो रहा है। मोदी जी ने अप्रियता झेली, लोगों ने कहा बहुत टैक्स लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, जीएसटी 18% 28% हो गई आने वाले भविष्य की। लेकिन यही पैसा जो इकट्ठा हो रहा है उसी से हर घर नल से जल हो रहा है, उसी से पीएम आवास बन रहे हैं। और इतना ही नहीं, आम आदमी के उत्थान के लिए जितना काम सोचा जा सकता था जी। इधर आपने देखा होगा बड़ी तेजी के साथ जो सोलर पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन का तो ये हाल हो गया कि अब इंडिया के बने मोबाइल फोन अमेरिका में बिक रहे हैं। अब परेशान है ट्रम्प साहब, कहते हैं कि नहीं टेस्ला कार यहाँ इंडिया में ना बनाओ। और मोदी जी से वो मिला जा रहा करा, नहीं इंडिया बहुत बड़ा बाजार है और इंडिया की नीतियां हमारे लिए अच्छी हैं। तो उनका जो घनिष्ठ दोस्त था इलन मस्क, वो भारत में अपनी टेस्ला कार बना रहा है। क्यों? उसको लगता है कि यहाँ की नीतियां हमारे लिए फेवरेबल है, वहां पर उतना सस्ता लेबर उसको नहीं मिलेगा जितना इंडिया में मिल रहा है। तो हमारी जो सस्ता लेबर यानी कि बेरोजगार युवक थे वही देश की ताकत बनने वाले हैं। और अब आप देखिए बंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, ये सब इतने बड़े हब बन गए हैं, किसी को कुछ ना आ रहा हो कंप्यूटर सीख ले, एआई सीख ले, उसको काम मिल जाएगा जी। और इतनी तरक्की हर क्षेत्र में हो रही है कि उसका सटीक उदाहरण जान पड़ा। पहले याद करिए कि पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे तो लखनऊ में, बनारस में, यहां भी बम फोड़ते थे, ट्रेनों में बम फोड़ते थे। याद है सैकड़ों लोग मर जाते थे तो सरकार की तरफ से बयान आता था कि हमारे संयम की परीक्षा न लीजिए। और अब क्या होता है कि 26 लोग मरेंगे तो 6000 मारे जाएंगे। ये बदलती हुई, याद है आपको पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक 2016 जी। कि हम रात के अंधेरे में जाके हम तुम्हारे आतंकी कैंप बर्बाद कर देंगे। फिर दूसरी हुई जो बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में कि हम जहां आतंकवादी छिपे बैठे हैं जिन्होंने घटना की है उनको मार देंगे। और तीसरी अब की बार एकदम ऑपरेशन सिंदूर में ब्लास्ट हो गया कि दुनिया ने देख लिया भारत क्या दंड देता है, सजा दी गई। कहा हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे आतंकियों को केवल दंडित कर रहे हैं, जैसा तुम करोगे वैसा भर पाओगे। तो ये सक्सेस स्टोरी रही है। अब अगर बात करें कि क्या और करना है, विश्लेषण का यही तात्पर्य होता है। तो और करने के क्षेत्र में यद्यपि बहुत तेजी से काम हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे बहुत से लड़के रोजगार के क्षेत्र में गांव में पड़े हैं जी। वो निकल कर उनको घसीट कर लाना होगा, प्रेरित करना होगा कि नहीं खाली फ्री राशन दे दिया गया और 11 करोड़ 55 करोड़ लोगों को घर की व्यवस्था कर दी गई तो ये ना सोचो आलसी ना बन जाओ, करो। उनको स्किल्ड बनाकर, उनको कौशल विकास योजना में शामिल करके सबको एक एक हाथ को रोजगार दिलाना है। ये है सबसे बड़ी चुनौती जिसकी तरफ लगातार सरकार काम कर रही है। और दूसरा कि हमारे देश में तमाम जातियों धर्मों के लोग रहते हैं, इन सबको जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस भावना के अंतर्गत राष्ट्रीय एकीकरण, सभी का विकास, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, चाहे सिख है, सबके बच्चों को, सबको अच्छा रहना, सबको अच्छा खाना, सबको अच्छा इलाज, सबको अच्छी पढ़ाई, और अब उसके आगे बात बढ़ेगी सबको अच्छा इंटरटेनमेंट। वैसे आप देखती होंगी मोबाइल फोन से जी अपने आप एक से एक अच्छे प्रोग्राम जी। टीवी देखने बैठिए तो इतने चैनल, इतने तरह के प्रोग्राम कि जिसको जो देखना हो देखो। यही तो है मनोरंजन क्रांति, मेक इन इंडिया। यही तो मेक इन इंडिया। हम लोग तब बचपन में सुना करते थे कि जापान में कई चैनल होते हैं, हमारे यहाँ केवल एक दूरदर्शन का चैनल होता है। अब हमारे यहाँ कितने चैनल हैं भाई साहब से पूछो बता नहीं पाएंगे, कितने चैनल हैं टीवी में, इतनी ज्यादा भाषा में चैनल, हर भाषा के चैनल, हर विषय के चैनल, कोई भक्ति का चैनल है, कोई खेल का चैनल है, कोई सिनेमा का चैनल है, जिसकी जिसमें रुचि हो करे देखे। जो आपने कहा कि विरोधी पार्टियों को दबाने की बात, उसमें मैं बताऊं कि हमारे यहाँ की विरोधी पार्टियां, विशेष रूप से जैसे आपने कांग्रेस का सुना होगा कि एक 90 का दशक था,
जी। जब भारत का मार्केट पूरा चाइना के बाजार से सामानों से भर गया था, एक एक सामान। अब भारत के प्रधानमंत्री ने अलग जगाई और जनता ने भी कहना शुरू किया कि नॉट चाइना, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया सामान चाहिए। मतलब जब सामान अपने देश में बनेगा तभी तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तभी तो तुम्हारा रोजगार आगे बढ़ेगा। जो डिमोनेटाइजेशन हुआ जी, डिमोनेटाइजेशन की जो नोट जो थे एकाएक बंद किए गए और उसका जी हाँ, उसका बहुत ही असर हुआ था। लोग परेशान हो गए थे और खास करके उन्होंने जिन्होंने जखीरा करके रखा था, मतलब जमा करके रखा था, तो उनके लिए तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा कि भाई रातों रात डिमोनेटाइजेशन हो गया, हम इतना पैसे के करेंगे क्या। और फिर आपने वो भी सुना होगा कि 4,000 रुपए तक एक गरीब आदमी अपने कभी भी जाके अपने आधार कार्ड दिखा के बदल ले जी। यानी कि गरीबों को सुविधा दी गई, लेकिन चोट किसको की गई? जिन्होंने जखीरा रखा था, जिन्होंने चोरी करके, ब्लैक मनी जिन्होंने रखा था। और दूसरा एक और बड़ा लक्ष्य उससे साबित हुआ था कि तमाम ये बातें थी इंटेलिजेंस द्वारा कि पाकिस्तान की सरकार भारी मात्रा में भारत का रुपया छापकर 1000 के नोट, 500 के नोट छापकर और भारत के आतंकवादियों को बक्सों में बंद करके नेपाल के रास्ते से भेज देती है और उसी पैसे का उपयोग करके वो यहाँ पर बम बनाते हैं और तनख्वाह देते हैं, आतंकी लोगों को भर्ती करते हैं। तो एक झटके में वो सारे जो आके रखे हुए थे बक्सों में कश्मीर में, वो कागज के टुकड़े हो गए, बेकार हो गए। और तो आतंकवाद को पहला जोरदार झटका लगा था जब ये नोट का डिमोनेटाइजेशन हुआ, और दूसरा झटका तब लगा था जब 370 खत्म की गई और कहा गया कि अब भारत का हर नागरिक कश्मीर जा सकेगा, वहां रह सकेगा और वहां के लोग भारत के अन्य हिस्सों में आकर रह सकेंगे। कोई 2 झंडे 2 कानून नहीं चलेंगे, एक देश एक कानून चलेगा। जिस दिन ये हुआ उस दिन आतंकियों की कमर टूट गई और पाकिस्तान अभी भी रोना रोता रहता है कि अरे ये बहुत गलत हुआ। अरे भाई, हमारे अंदर की बात है, हम अपने संविधान में 370 रखें या न रखें, तुमसे क्या मतलब? सही बात है, तुम दूसरे देश हो, अरे हमारा अंदरूनी मामला है, हम उसे केंद्र शासित बनावे, चाहे अपना राज्य बनावे। और बाद में देखा कई लोग आरोप लगा रहे थे कि अरे वो देखिए तानाशाही है, वहां तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और बाद में तब नहीं बोले जब वहां पर दोबारा चुनाव करा दिए गए, दोबारा फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे उमर अब्दुल्ला, लेकिन जनता बड़ी खुश थी इस बार। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। तो ये दिखा दिया भारत की सरकार ने, भारत ने, कि हम कोई गुलाम नहीं बनाना चाहते तुमको भाई। और ये भी कह दिया कि जिस दिन पूरी तरह आतंकवाद खत्म हो जाएगा उस दिन वहां की पुलिस भी वापस मुख्यमंत्री के अंडर में कर दी जाएगी। अभी केवल पुलिस विभाग वहां का केंद्र सरकार के अंडर रखा गया ताकि दबाव न पड़े, आतंकियों को स्थानीय नेता लोगों के दबाव में छोड़ना न पड़े, आतंकवाद न बढ़ जाए, इसलिए पुलिस को अभी केंद्र सरकार के अंदर रखा हुआ है। अगले सवाल ये है सर कि क्या कृषि कानूनों को लाना और फिर वापस लेना सरकार की नीतिगत विफलता थी? बहुत प्रासंगिक प्रश्न पूछा है आपने जी। कृषि कानून जो लागू किया जा रहा था तो उसमें किसानों की मांग थी कि हमें कानून बना दिया जाए कि इतने रुपए में हम सामान खरीदेंगे। अब उसमें कठिनाई क्या थी कि अगर कानून बना दिया जाए तो उसका मतलब कि अगर ना हो तो फिर उसका उल्लंघन है, और जो कानून का मतलब जो ना माने उसको सजा है। तो ऐसा कानून सरकार के लिए पास करना कठिन था, क्योंकि खाली बातों से नहीं होता, उतना पैसा चाहिए। और वो क्या कह रहे थे कि सारी चीजों को खरीदने का। अब बहुत सी कल्याण योजनाएं चल रही हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि और बाकी सारे काम रोक दिए जाएं। फौज के मजबूत करने का काम, किसानों के, मजदूरों के कल्याण के, अस्पताल के काम, सड़कों के काम, नहरों के काम सारे रोक दिए जाए, खाली किसानों के लिए कानून बना दिया जाए। तो इसलिए, लेकिन माननीय मोदी जी ने जब ये महसूस किया कि काफी दिन इनका आंदोलन चल गया है, आप देखिए सरकार ने कोई उसमें गोली नहीं चलवाई, लाठियां नहीं चलवाई। सरकार ने कहा कि जनतांत्रिक हक है अपनी बात कहने का, लोग कह रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, यहां तक कि वो सड़क पर ही बैठे हुए थे। लेकिन एक और आपके पास खबर आई होगी कि
खालिस्तान में बैठे हुए, खालिस्तान का समर्थन करने वाले जो लोग कनाडा में बैठे हुए थे, वो लोग समर्थन करने लगे और वहां से पैसा आने लगा और उनको लगा कि ये बहाना है किसान कानून का, इसी बहाने हम पंजाब को, हरियाणा को देश से अलग कर सकते हैं। जब ये खबर मिली तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसानों को हम पूरी तरह समझा नहीं पाए अपनी योजना, हमने कहा है कि किसानों को तरक्की हो, खेत को अगर अच्छे दाम मिल रहे हैं, अभी आपने सुना होगा कि अगर आदमी को अच्छे दाम पर मिलता है तो खुद खेती करने के बजाय आदमी अपना खेती का 1 बीघा 2 बीघा जो भी हो दे देता है कि इतने रुपए दे देना और तुम खेती का उपयोग करो। यही था उस योजना में। लेकिन कुछ लोगों ने उसका प्रोपेगेंडा कर दिया, अरे सब खेती कब्जा कर लेंगे, सब खेती छीन लेंगे, प्रोपेगेंडा। तो विरोधी पार्टियों ने और कुछ विदेश में बैठी हुई भारत विरोधी शक्तियों ने उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। जब ये सब बात लगी तो मोदी जी ने कहा, एक लाइक ए ट्रू डेमोक्रेटिक लीडर, कि ठीक है, हम नहीं समझा पाए जनता को, नहीं कन्विंस कर पाए, तो हम ये कदम वापस ले लेते हैं। तो ये उस बात का सीधा जवाब है जो लोग कहते हैं कि मोदी जी तो तानाशाह हैं, मोदी जी तो कट्टर हैं, मोदी जी दबा देते हैं। तो भ्रष्टाचार के मामलों में एजेंसियों द्वारा कार्रवाई दूसरी बात है, लेकिन जनतंत्र के मामले में लोगों की आवाज कभी मोदी जी ने दबाने की नीयत नहीं रखी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ इतनी अहम विषय पर चर्चा करने के लिए।